तनाव सिद्धांत का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, खासतौर से क्रिमिनोलॉजी में जब हम बात करते हैं, तो इसी से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो तनाव सिद्धांत को अच्छे से समझो कि तनाव किस लिए होता है, तनाव को रिलीज़ करने के क्रम में व्यक्ति क्या-क्या करता है। तो जब वो अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं, मैंने शुरू में जिसका ज़िक्र किया, तो जो अमेरिकन ड्रीम है, ये अमेरिकन स्वप्न है। ये क्या है कि ये सोसाइटी एक प्रेशर डालता है कि समाज ने जो टारगेट फिक्स किए हैं, जो गोल फिक्स किए हैं, उनको आपको अचीव करना ही करना है। तो उसके अचीव करने के क्रम में, उसे हासिल करने के क्रम में व्यक्ति पर बहुत दबाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, वित्तीय सुरक्षा की बात करते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को सिक्योर करना चाहता है फाइनेंशियली। तो उसके लिए उसके ऊपर बहुत सारा दबाव होता है। तो उस दबाव को कम करने के लिए, उस तनाव को कम करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए वो क्या करता है? उस तनाव को कम करने के लिए वो क्या करता है? वो जो है ऐसे साधन अपनाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं। तो उसका जो व्यवहार है वो डेविएंट हो जाता है, वो विचलित हो जाता है। इसी को ये तनाव का विचलन सिद्धांत बोलते हैं। उसी को वो कंसेप्ट ऑफ जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन थ्योरी, उसी को बोलते हैं, जो विचलित व्यवहार है। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि विचलित व्यवहार अपराधी व्यवहार नहीं है। हर विचलित व्यवहार अपराधी व्यवहार नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सोसाइटी ने एक एक्चुअल बिहेवियर बनाया, ये स्टैंडर्ड बिहेवियर है। ये कैसा है? मानक व्यवहार। अब मानक व्यवहार है, अब इस मानक व्यवहार से जब व्यक्ति आचरण करता है तो उसका व्यवहार कुछ इस तरीके से चलता है। मानक के करीब भी हो सकता है, मानक से दूर भी हो सकता है। तो कितना करीब है, कितना दूर है, वो उसको हम बोलते हैं उसका डेविएंट बिहेवियर। उसका क्या बोलते हैं? विचलित व्यवहार। यह है स्टैंडर्ड बिहेवियर और यह है डेविएंट बिहेवियर। और ये जो है, इसको अगर वो क्रॉस करता है, इसको क्रॉस करता है, यहां पर पहुंचता है, तो ये क्या है? क्रिमिनल बिहेवियर। यानी कि डेविएंट बिहेवियर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बिहेवियर एंड स्टैंडर्ड बिहेवियर। तो ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये डेविएंट बिहेवियर है। और ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को हम बोलेंगे एक्चुअल बिहेवियर। ठीक है? तो एक्चुअल बिहेवियर क्या है? वो स्टैंडर्ड से कितना अधिक है, तो उसके लिए सरकार ने एक मानक तय कर रखा है। उसके लिए भी, जैसे आपके स्टैंडर्ड बिहेवियर के लिए मानक तय कर रखा है, वैसे किस पॉइंट पर आपका जो डेविएंट बिहेवियर है वो क्रिमिनल बिहेवियर में चेंज होगा, उसका भी सरकार ने मानक तय कर रखा है। जब वो मानक टूटेगा तो आपका डेविएंट बिहेवियर क्रिमिनल बिहेवियर में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने कहा कि रेड लाइट नहीं क्रॉस करना है। आप रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं, तो हो सकता है कि गलती से, हो सकता है कि कुछ आपको ध्यान ना रहा हो, तो पहली बार या दूसरी बार उसको क्राइम ना माना जाए। लेकिन जब आप बार बार करते हैं ऐसा, तो आपको क्रिमिनल मान लिया जाता है। तो ये जो चीज़ है, एग्जाम्पल, और जैसे आप क्लास नहीं आते हैं, तो क्लास नहीं आते हैं तो एक क्लास नहीं करेंगे, 2 क्लास नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में 75% अटेंडेंस मस्ट है। तो यानी अगर 25% अगर डेविएंट बिहेवियर है, जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है वो तो 100 है, तो 100 में से अगर आप 25% भी क्लास नहीं करते हैं तो वो आपका उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी 75 से कम अटेंडेंस होती है तो आप पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है, आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। सो गॉट इट? तनाव सिद्धांत। इसमें आगे ये कहते हैं कि ये तनाव 2 प्रकार का होता है, एक संरचनात्मक, दूसरा व्यक्तिगत। जो संरचनात्मक सिद्धांत है वो संरचना यानी सोसाइटी के थ्रू मिलता है। यहाँ पर आप दरखाइम का सिद्धांत उसको याद करिए कि दरखाइम कहते हैं कि हर व्यक्ति को सोसाइटी इंस्ट्रक्शन देती है कि किस तरीके से उसको काम करना है। तो उसका जो सोशल फैक्ट थ्योरी है उससे मर्टन प्रभावित दिखते हैं। और दूसरा है इंडिविजुअल। तो जो इंडिविजुअल है तो उसका जो एक्सपीरियंस है और उससे जो सोसाइटी से अगर मैच नहीं कर रहा है तो वहाँ भी मतलब उसको जो स्ट्रेन है वो हो सकता है।
इसी के आधार पर वह अनुकूलता का सिद्धांत देते हैं। स्ट्रेंथ थ्योरी के आधार पर ही वो अनुकूलता का सिद्धांत देते हैं। तो इसमें जो सांस्कृतिक लक्ष्य हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। सांस्कृतिक लक्ष्य और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। जो सांस्कृतिक लक्ष्य हैं यानी कि टारगेट सेट बाय सोसाइटी एंड मीन्स सेट बाय सोसाइटी, तो दोनों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वह अनुरूपता, यानी जो अनुकूलता का पहला स्टेप है अनुरूपता, दूसरा नवाचार, अनुष्ठान, पीछे हटना, पलायन या विद्रोह। तो इन ये जो पांचों फेजेस हैं, तो उस फेज में जो अनुरूपता है या जो कन्फर्मिटी है, ये क्या कर रहा है कि इस एक्सेप्ट कर रहा है, इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक तरीके से वह बिल्कुल कन्फर्मिटी की तरफ अपने को ले जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जो अमेरिकन ड्रीम में उन्होंने वर्णन किया है, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। एक हार्मोनिकल सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है, जो करता है, वह समाज द्वारा जो स्वीकृत लक्ष्य हैं, समाज द्वारा स्वीकृत जो साधन है, उनके अनुरूप वो प्राप्त करता है। दूसरा है इनोवेशन। इनोवेशन में क्या है कि इसमें जो मीन्स हैं इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं और जो टारगेट है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, इसको हमने एक्सेप्ट किया है, ये एक्सेप्ट है, और ये जो मीन्स है उसको हमने रिजेक्ट किया है। तो जितने भी इनोवेशंस आते हैं वो इस कैटेगरी में, जितने भी इनोवेटिव पीपल हैं, तो इस कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं। फिर रिचुअलिज्म। तो रिचुअलिज्म में क्या है, इसमें जो गोल है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है आपके कार्य करने का, वो पता नहीं है, लेकिन जो साधन है, साधन वो सही है और जो गोल है वो आपको पता नहीं है। तो इसका मर्टन बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में सारे साधनों का आपको पालन करना है। फाइल कहाँ पर है करनी, मतलब कितनी बनानी है, कैसे बनानी है, साइन किसको करवाने हैं, किससे किससे करवाने हैं, आपको अनुमति किससे लेनी है, वो सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी में आपको देखने को मिलता है। लेकिन करना क्या है ये पता नहीं है, लक्ष्य क्या है, इसको करने के बाद क्या होना है पता नहीं है। ऐसे ही जब आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो आप उनके जो नियम कायदे हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, तिलक लगाते हैं, आप जो है श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है इससे मतलब नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी या जो है इस तरीके से जो रिचुअल्स, जो प्लेसेस हैं, तो वहाँ पर जा कर के इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हम जिसको रिचुअलिज्म की श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिट्रीटिज्म। ये न तो गोल और न तो मीन्स, दोनों को रिजेक्ट करता है व्यक्ति, जिसमें कि वो कहता है कि न तो हमको साधन चाहिए, न तो हम टारगेट को मानेंगे। और जब दोनों की बजाय हम मानेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाए कि टारगेट भी हम डिसाइड करेंगे और गोल भी हम डिसाइड करेंगे, तो वो रिबेलियन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यू गोल एंड न्यू मीन्स, विद्रोही। तो वो न तो संस्थागत साधनों को मानता है और न तो वो जो सांस्कृतिक लक्ष्य हैं उनको मानता है, तो उसको हम विद्रोही की श्रेणी में रखते हैं। तो